और अब खबरों की तफसील। यूपी के अबूरी बजट पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में कहा कि दुनिया में कुंभ को तहजीबी विरासत की शक्ल में तस्लीम किया जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। योगी ने मजीद कहा कि कुंभ में मुल्क के 6 लाख से ज्यादा गांव के लोगों ने स्नान किया। उन्होंने कहा कि कुंभ से पहले 6 फ्लाईओवर्स बनाए गए। योगी ने रियासत की मईशत को $1 ट्रिलियन करने का भी अहद किया। सीएम ने इस दौरान अपोजिशन पर भी खूब निशाना साधा। तो लोग हमसे पूछते थे, बंगाल में पूछते थे कि हम बीजेपी को वोट यहां देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में चिंता मत करिए, आप जितना देंगे उससे ज्यादा हम उत्तर प्रदेश से लेकर के आ जाएंगे। हम लोग अन्य राज्यों में जाते थे, यही प्रश्न हमसे होता था, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास की लाज को बचाया। उस लोक लाज को एक बार पुनः लोकतंत्र के सामने स्थापित किया और कह दिया कि नहीं, विकास जो करेगा उसके साथ जनता होगी। उसे झूठी घोषणाओं से मतलब नहीं, उसने नारों से मतलब नहीं, उसे फालतू के धरने प्रदर्शन और राजनीतिक उन प्रकार के किसी भी प्रोपोगंडा से उसे कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में आए थे, इसी राजधानी में आए थे, और इन्वेस्टर समिट के समय प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को हमारे सामने तब भी रखा था कि यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बनेगा। इसको एक चैलेंज के रूप में लो, और मुझे लगता है यह चैलेंज इस सदन को स्वीकारना चाहिए और इस चैलेंज के साथ अपने को संबद्ध करना चाहिए। यूपी की योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर फसाद के और भी मुकदमे वापस लेने की तैयारियां कर ली हैं। 3 हुक्मनामे इस सिलसिले में जारी किए गए हैं। हुकूमत ने 20 मुकदमे वापस लेने की इजाजत दी है। अब तक 68 मामले वापस लेने की इजाजत दी जा चुकी है। हुकूमत के जरिए मुजफ्फरनगर फसाद के मुकदमात वापस लिए जाने के फैसले पर इंतजामिया ने खामोशी तोड़ी है। जिला इंतजामिया की तरफ से ADME अमित कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फसाद के बाद से आज तक कुल 40 मुकदमात की हुकूमत के जरिए मंजूरी दी जा चुकी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स को लखनऊ तलब किया, उनकी खूब क्लास ली। सीएम ने दोनों अथॉरिटी के चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तलब किया और उनके साथ मीटिंग की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अफसरों पर अपनी बरहमी भी जाहिर की। वज़ीर आला नोएडा में हुए शाहबेरी मामले को लेकर बेहद नाराज दिखाई दिए। यूपी के 4000 उर्दू टीचर्स का मुस्तकबिल अब तारीक नजर आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल कोई राहत न मिलने से उर्दू टीचर्स में सख्त मायूसी देखी जा रही है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद योगी हुकूमत ने उर्दू टीचर्स को तकर्री देने से इनकार कर दिया है। योगी हुकूमत का इस सिलसिले में कहना है कि उसको उर्दू टीचर्स की जरूरत ही नहीं है। खास रिपोर्ट। यूपी के 4000 उर्दू टीचरों को जब योगी हुकूमत ने तकर्री देने से इनकार कर दिया तो उर्दू टीचरों ने इलाहाबाद कोर्ट का रुख किया था। कई तवील समातों के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को उर्दू टीचरों को तकर्री देने का हुक्म दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म को योगी हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया है। जो भर्ती हम लोग रद्द की गई थी, कोई आधार और कोई औचित्य नहीं था भर्ती करने का। वो सरकार बदली आते ही 23 तारीख को रोक लगा दी। उसी रोक के खिलाफ हम लोगों ने अदालत चले गए। अदालत में सिंगल बेंच से हम लोग को ऑर्डर भर्ती पूरी करने को मिला। डबल बेंच गए, वहाँ से भी सरकार गई, वहाँ से हम लोग को भर्ती पूरी करने का ऑर्डर मिला। 2 महीने का समय मिला, नहीं किया तो हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट दरवाजा खटकाया, वहाँ से भी ऑर्डर हुआ कि आप भाई भर्ती पूरी कीजिए। रियासती हुकूमत ने न सिर्फ ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं की, बल्कि कोर्ट में इसका मौक़िफ़ था कि रियासत में उर्दू टीचरों की जरूरत ही नहीं है। हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ उर्दू टीचरों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 22 जुलाई को गुज़िश्ता समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू टीचरों को कोई राहत न देते हुए रियासती हुकूमत को 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। जो भी तरीक़ेकार है एहतजाज का और अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और कानून के दायरे में रहकर, और कोई ऐसी नाज़ेबा या कुछ
ऐसी प्लानिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत रवैया है। और गवर्नमेंट जिसमें कि खासे लोगों को रोजगार मिलता है। फिलहाल उर्दू टीचर सुप्रीम कोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि इनके हक में होने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जरूर काम आएगा। इस तरह इस वक्त रियासत के 4000 उर्दू टीचरों की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आजम खान का कहना है कि उनसे सिर्फ लोकसभा इंतखाबात में जीत का बदला लिया जा रहा है। आजम खान ने कहा कि सियासी बुनियादों पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आजम खान ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने उन पर इल्जामात आयद किए वो किसान नहीं बल्कि क्रिमिनल है और मैं उनको सबूत पहले ही दे चुका हूं। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर ने यह भी कहा कि उनसे जुड़े लोगों को भी हिरासा किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और पाकिस्तान पर दिए गए अपने बयान पर भी उन्होंने कुछ यूं सफाई दी। दिन बाद रोज एफआईआर पे एफआईआर, तमाम नए जो मामले हैं आपके ऊपर दर्ज होते जा रहे हैं, क्या कहना है? मामला है ही नहीं, कोई नया मामला नहीं है। बस वो 4.25 बीघा ज़मीन का है, तो वो तो नपत के बाद पता चलेगी। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो राजस्व निरीक्षक की तरफ से जो पहली एफआईआर हुई थी उसमें राजस्व निरीक्षक ने ये एफआईआर की है कि गाटा संख्या फलां और गाटा संख्या फलां 2 ये यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वाल के बाहर है, उसकी भी एफआईआर हो गई। तो अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? और फिर ये दीवानी का डिस्प्यूट है, ये क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं है। 16 या 18 मुकदमे ऐसे कायम किए हैं जिसमें उस कंसर्न थाने के इंस्पेक्टर को मुलजिम बनाया और बाद में दोबारा रपट करके उसे मुझे भी बनाया, आले हसन खां को बनाया। तो ये सब फॉल्स प्रोपेगेंडा है, फॉल्स एक्शन है, सब मानसिक प्रताड़ना देने के लिए है, विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। लोकसभा जीत लिया है, इसका पनिशमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की वकील और समाजी कारकुन सुबूही खान ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिया आलिम मौलाना कल्बे जवाद और मारूफ वकील महमूद पराचा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सुबूही खान का कहना है कि मौलाना कल्बे जवाद को पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुबूही खान ने मौलाना कल्बे जवाद और महमूद पराचा पर कई इल्जामात आयद किए। कॉन्फ्रेंस में बोला, उनका वो बयान इन सभी धाराओं के तहत बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस हैं, दंडनीय अपराध हैं, जिसके लिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मेरी डिमांड ये है कि एक तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और स्पेसिफिकली मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब को ये बोलना चाहती हूँ कि वो एक धर्मगुरु हैं, तो उनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कोई भी एक नौजवान भटका हुआ जाके उनके कहने में आके वायलेंस कर देता है, कोई ऑफेंस कर देता है, तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? उनको पब्लिकली मैं कहती हूँ कि पूरे देश की 135 करोड़ जनता के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस भड़काऊ बयान के लिए। सिर्फ 26 तारीख का कैंप ख़त्म करने से उनकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। यूपी में बदमाशों के खिलाफ चलाई जा रही एनकाउंटर की मुहिम जारी है। ताज़ा मामले में इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मौआयमा में पुलिस ने 3 बदमाशों के साथ तसादुम होने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक अलग सुबह बाइक सवार 3 बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में प्रतापगढ़ जिले के नारायणपुर का रहने वाला इश्तियाक अहमद पुलिस की गोली से जख्मी हो गया। जलालपुर के पास जहां ये बैंक मैनेजर की हत्या हुई थी, उसी जगह के आसपास ये 3 अपराधी जो थे ये एक साथ जा रहे थे और इसमें पुलिस टीम से इनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें इश्तियाक जो है वो पुलिस एंगेजमेंट में घायल हुआ। और इसमें जो इश्तियाक है ये पहले लूट और एक्सप्लोजिव एक्ट के मुकदमे में जेल जा चुका है, गैंगस्टर का भी अपराधी रह चुका है और अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। कुछ इसमें ऐसे संभावना मिल रहे हैं कि बैंक मैनेजर की जो हत्या हुई थी उस वाले केस से रिलेटेड कुछ इसमें डिटेल्स मिल सकते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों के लिए मेरठ में मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों की जानिब से सेवा कैंपों का इनेकाद किया जाता रहा है, लेकिन इस साल कई कैंपों के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही
हैरत की बात यह कि खुद नायब शहर काजी और जमीयतुल उलमा शहर के सदर काजी ज़ैनुल राशिदीन को भी एडीएम ने कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी। कौमी यकजहती की मिसाल पेश करने के मकसद से लगाए जा रहे इस कैंप की इजाज़त न दिए जाने पर नायब शहर काजी ने अफसोस का भी इजहार किया। ने भी अभी एक जमीयतुल उलमा शहर मेरठ की तरफ से और अखिल भारतीय कौमी एकता सद्भावना समिति की तरफ से एक कैंप लगाने के लिए मैंने एक दरख्वास्त दी एडीएम साहब को अभी कि भी हम चाहते हैं कैसरगंज के अंदर वहाँ पर लगाना, लेकिन उन्होंने मुझको मना कर दिया कि साहब अगर आपने पिछले साल लगाया तो इस साल लगाएंगे वरना नहीं। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा वो था कि एक मुसलमान लोगों का कैंप गैर मुस्लिमों को उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, हम उनको वहाँ पानी पिलाते हैं, उनको फल बांटते। गाजियाबाद में वाक़ आला हज़रत हज हाउस को खोलने की एनजीटी ने इजाज़त दे दी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जायज़ा लेकर 3 हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। 2018 में एनजीटी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर तनाज़े को लेकर हज हाउस को सील कर दिया था। यूपी और उत्तराखंड के आज़मीन के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद में तामीरशुदा हज हाउस दोबारा खुलेगा। एनजीटी ने आला हजरत हज हाउस को डी सील करने का दिया हुक्म। गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे बने आला हजरत हज हाउस की शानदार इमारत बता देती है कि इस पर कितने पैसे खर्च हुए हैं। 2005 में आला हजरत हज हाउस की बुनियाद रखी गई थी। 2016 में हज हाउस बनकर तैयार हुआ। हज हाउस की तामीर पर 53 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। 2016 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से शुरू हुआ तनाजा और 2018 में एनजीटी ने हज हाउस को सील कर दिया। ताहम अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शरायत पूरे कर दिए जाने के बाद एनजीटी ने हज हाउस को डी सील करके खोलने का हुक्म दिया है। बारे में हमारे मंत्रालय ने भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया था, बातचीत की है। उसमें जो ट्रिब्यूनल के इस संबंध में चिंताएं थीं, उन चिंताओं को भी कम किया गया है। उसके अलावा वहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्लांट की बात थी, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल जो ज़रूरत थी वो पूरी की है और बहुत अच्छी बात है कि अगर जल्द से जल्द खुल जाए। ये हज हाउस मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। एनजीटी ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लेकर 3 हफ्तों बाद रिपोर्ट देने के लिए कहा है, जिसके बाद हज हाउस को एनओसी मिल जाएगा। हमने उसको डिफेंड किया। उन्होंने ये प्रेयर की कि जो हज हाउस बना है वो हिंडन नदी पे बना है, इसलिए इसको डिमोलिश किया जाए। फ्लड प्लेन पे बना है, इसलिए इसको डिमोलिश किया जाए। हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट को समझाया, विद डॉक्यूमेंट समझाया और फाइनली हमें 6 फरवरी 2018 को ऑर्डर मिला और उसमें कोर्ट ने हिमांशु मित्तल की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी डिमोलिशन के इशू पे। हज हाउस में 1886 आज़मीन हज एक वक्त में ठहर सकते हैं, जबकि वीआईपी कमरे और दूसरे खास इंतजामात भी यहाँ पर किए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। सहारनपुर में एक खातून ने हलाला के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। खातून के मुताबिक उसके शौहर ने पहले 3 तलाक दी और उसके बाद उस पर हलाला का दबाव बनाया। रिपोर्ट। पेशे से डॉक्टर खातून को सहारनपुर में हलाला की जिल्लत बर्दाश्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। खातून को पहले उसके शौहर ने तलाक दे दी, इसके बाद दोबारा निकाह में लेने के लिए अपने मामू से हलाला के लिए मजबूर कर रहा है। 2017 में उन्होंने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया और जिसके बाद वो मुझे लेकर रुड़की रहने लगे और देवबंद से फतवा लेकर आ गए। बोले जब तक हलाला करना पड़ेगा मामू के साथ या देवर के साथ, तभी मेरे साथ रह पाओगी, वरना नहीं रह सकती। सहारनपुर की रहने वाली राबिया का निकाह तकरीबन 3 साल कब्ल उत्तराखंड के राव मुनीर से हुआ था, लेकिन अचानक शौहर ने अपने मामू के कहने पर 3 तलाक दे दी और अब मामू से हलाला करने के लिए कह रहा है। राबिया ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि इसमें न्याय मिले, मुझे इंसाफ मिले और ट्रिपल तलाक पे कानून बने इंडिया में जैसे अदर कंट्रीज में। ये बहुत गलत तरीका है। राबिया ने ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सहारनपुर के डीएम आलोक कुमार पांडे ने इस मामले का नोटिस लिया है।
इनका 164 का बयान भी लिया गया है और FIR भी दर्ज कराई गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के पश्चात अब उसके रेफरेंस में ही इनकी हम जिला प्रशासन लेवल की तरफ से मदद करेंगे। राबिया जैसी और भी कई मुस्लिम खवातीन हैं जो इन हालात का सामना करने को मजबूर हैं। जरूरत इस बात की है कि माशरे में आगाही पैदा की जाए और इस तरह के वाकयात के तदारुक के लिए इक़दाम उठाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गुज़िश्ता रोज़ हिरासत में लिए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI के 5 जिम्मेदारान को पूछताछ के बाद लोकल इंटेलिजेंस ने देर रात मुचलका पाबंद करके रिहा कर दिया। लेकिन पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस की इस गैर मुनसिफाना कार्रवाई को लेकर जहां अब समाजी और मिली तंजीमें सख्त बरहमी का इजहार कर रही हैं, वहीं कानून के जानकार भी पुलिस के इस रवैये को गैर आईनी करार देते हुए इजहार ख्याल की आज़ादी पर पाबंदी लगाए जाने से ताबीर कर रहे हैं। आरोप क्या है कि जो उसको पकड़ोगे आप कानून की दृष्टि से उसको नहीं पकड़ सकते, और ये कानून के शासन के खिलाफ है। जो संविधान है हमारा, उसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके खिलाफ है। आप किसी को ऐसे ही डिटेन नहीं कर सकते हैं। आपने पहले उनका मनसा तो जानिए, पकड़ लिया फिर आपने छोड़ दिया, क्यों पकड़ा था, क्यों छोड़ दिया। ये एक खास तरीके का एक सरकार का बन गया है कि जो दलित हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो सरकार विरोधी लोग हैं, उनको परेशान करो, उनको हरेस करो, उनको बोलने मत दो, उनकी बात मत सुनो और उनको डिटेन कर लो, फिर उनको छोड़ दो। तो ये खून का अतिया इंसानी खिदमत का बड़ा जरिया है और इससे ज़रूरतमंदों की बर वक्त मदद करके जान बचाई जा सकती है। आज अलीगढ़ के ज़िला अस्पताल मलखान सिंह में SSP अलीगढ़ की एहलिया डॉक्टर स्वास्ति राव की जानिब से एक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले की समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर स्वास्ति राव ने कहा कि खून की कोई कीमत नहीं, यही वो चीज़ है जिसको ना खरीदा जा सकता है, ना ही बेचा ही जा सकता है। खून का अतिया करने वालों में नौजवानों की खासी तादाद नजर आई। ब्लड है, प्राइसलेस है, ना इसको बनाया जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना कानूनी तौर पे ना बेचा ना ख़रीदा जा सकता है। इसको सिर्फ डोनेट किया जा सकता है। और 18 साल से 60 साल के बीच के जितने नौजवान हैं, जितनी नवयुवतियां हैं, वो ये सब आराम से कर सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसी के लिए आए और सोशल कॉज के लिए और उसके लिए मानवता के लिए रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा, मैं रक्तदान करके ही आपसे बात कर रहा हूँ। कोई बॉडी पे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ना कोई फ़र्क होता। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के दावे के बावजूद गाय की बदहाली है कि दूर नहीं हो रही। गायों को पालने के लिए शुरू की गई गौशालाएं बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और यहाँ गायें मुसलसल मर रही हैं। अलीगढ़ के थाना जवां के तहत बामदेव गौशाला की हालत इन दिनों बेहद ख़राब है। यहाँ सख्त गर्मी में शेड न होने की वजह से गायें लगातार मर रही हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। गायों के मरने की तस्वीर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ये हकीकत सामने आई। और अब खास बात बिहार की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल गांधी पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का मुतनाज़ तबसरा। राहुल को बताया पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीयर लीडर। जवाब में कांग्रेसी लीडर ने भी तोड़ दी मर्यादा। बिहार में फिर दिखा हुजूम का खौफनाक चेहरा। खगड़िया में पुलिस एहलकार की पिटाई। सोपोल में नौजवान को बेरहमी से पीटा गया। भोजपुर में चोरी के इल्जाम में की गई पिटाई। और शुमाली बिहार में फिर सैलाब का खतरा। नेपाल से मुत्तसिल अजला में 27 जुलाई तक भारी बारिश का जारी किया गया अलर्ट। कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू। और बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ मदारिस की 5 तंजीमों का मुश्तरका गैर मुइना एहतजाजी धरना। एहतजाज कर रही तंजीमों ने चेयरमैन पर मनमानी और उसूल व ज़वाबित को ताक पर रखकर फैसला लेने का लगाया इल्जाम। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीयर लीडर की तरह सलूक कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस से कहना चाहते हैं कि वो मुल्क पर भरोसा रखें, चूंकि मुल्क के तई कांग्रेस की वफादारी नहीं है, कांग्रेस की वफादारी पाकिस्तान के तई लग रही है। मरकजी वजीर ने न्यूज़ 18 के नुमाइंदे
अमतेश से खास बातचीत की। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। सर, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की तरफ से डिमांड की जा रही है कि प्रधानमंत्री सदन के भीतर बयान दे, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान से जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है उसको लेकर। मुझे लगता है देश में विपक्ष को, राहुल गांधी को, मुझे याद है कि डोकलाम में सीमा पे विवाद हुआ था चाइना के साथ, तो उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री से संपर्क करने के बजाय विदेश मंत्रालय से राहुल गांधी गए थे चाइना के एम्बेसडर के पास। ये मानसिकता बताता है कि देश के प्रति समर्पण के बजाय उस समय चाइना के बातों पर ज़्यादा भरोसा। आज देश के विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उस पर भरोसा नहीं, उनको भरोसा है वो जो फेक चल रहा है इमरान खान का, उस पर भरोसा। इमरान और गिरिराज सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कांग्रेस लीडर प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए, गिरिराज सिंह एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो हमेशा अनाप शनाप ही बकते हैं। बकवास करना उनकी फितरत है, जो आरएसएस ने उनको ट्रेनिंग दे रखा है। आरएसएस की जो पाठशाला है उसमें ऐसी चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। तो गिरिराज सिंह आज तक कभी अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बोला है, और गिरिराज सिंह खिलाफ बोलने में इस तरह से माहिर है कि गिरिराज सिंह कभी नीतीश कुमार के भी खिलाफ बोलते हैं, सुशील मोदी के भी खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी का कद बहुत बड़ा है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, कौन वैल्यू देता है इस तरह की बात। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव, एलजेपी लीडर चिराग पासवान और बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी की सिक्योरिटी में कमी करने के मामले पर बिहार में सियासत उरूज पर है। आरजेडी लीडर भाई वीरेंद्र ने लालू की सिक्योरिटी में कमी करने पर मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वहीं जेडीयू और बीजेपी के लीडरों का कहना है कि वीआईपी सिक्योरिटी में कमी के फैसले को सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। सुरक्षा किन कारणों से हटाई गई है ये केंद्र सरकार बतावे, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी की सुरक्षा तो हटाना ही नहीं चाहिए था, और हटाया है तो कहीं ना कहीं विद्वेष के कारण, द्वेष के कारण उन लोगों ने इस तरह से हटाने का काम किया है। जिनका आवश्यकता कम लगी उनको हटाया गया। ये रूटीन वर्क है, और राजद वाले का कोई मुद्दा है क्या? लोक लाज है क्या इन लोगों को? 20 दिन से इनके नेता फरार हैं विधानसभा से। मैं फरार शब्द का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि 20 दिन से एक शब्द नेता विपक्ष नहीं बोल रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर समीक्षा करती है। सुरक्षा का जो मामला है वो सुरक्षा समिति इसको देखती है, और जब समीक्षा के उपरांत पाया जाता है कि कोई उन पर खतरा नहीं है, तभी इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और सुरक्षा में कमी की जाती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। सुपौल में हुजूमी तशद्दुद का नया मामला सामने आया। मछली मारने के तनाजे में एक नौजवान की भीड़ ने बड़ी ही बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। नौजवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसका दरभंगा के अस्पताल में इलाज जारी है। हुजूमी तशद्दुद का ये वाकया 1 हफ्ते पहले का है, लेकिन मुलजिमीन के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिहार में भीड़ का बेरहम चेहरा एक मर्तबा फिर सामने आया है। सुपौल के राघवपुर के मछहा गांव में नौजवान की बेरहमी से पिटाई की गई। फैयाज नामी नौजवान की मछली मारने के दौरान गांव के ही कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया और फिर दबंगों ने फैयाज को रस्सी से बांधकर बेदर्दी से पीटा। हालांकि ये मामला 16 जुलाई का है, लेकिन पिटाई की ये तस्वीर देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नौजवान गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। बुरी तरह से जख्मी हो गए नौजवान को कुछ लोगों ने किसी तरह बचाया और अब उसका इलाज दरभंगा में चल रहा है। मुतासरा खानदान ने पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में न्यूज़ 18 के जरिए मुतासरा खानदान इंसाफ की फरियाद कर रहा है। हमको पकड़ के बांध के मारने लगा। मारने के बाद मोबाइल सब कुछ छीन लिया। छीनने के बाद पंचायत भवन तक मारते ले गया, फिर उधर से मारते लेके आया द्वार पे, हाथ टांग बांध के। थाना गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहाँ से कोई सुनवाई नहीं दे रहा। कब गए थे थाना पे? क्या दिन हुआ है मारपीट को?
8 दिन हो गया। 8 दिन में कोई पुलिस ने किया आपको यहाँ? ना, कोई नहीं दिया। हुजूमी तशद्दुद का खौफनाक चेहरा हुकूमत और इंतजामिया को आंखें दिखा रहा है और इंतजामिया भीड़ के सामने बेबस नजर आ रही है। यही वजह है कि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुतासरा खानदान दहशत के साए में जिंदगी गुजार रहा है। दबंग गांव में धड़ल्ले से घूम रहे हैं और ये गरीब खानदान इंसाफ की आस लगाए बैठा है। उम्मीद है कि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस इंतजामिया नींद से बेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ मदरसों की 5 तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर एहतजाजी धरना दिया। पटना के गर्दनी बाग में तलबा और असातिज़ा यूनियन का ये धरना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। मदरसा बोर्ड के अरकान के साथ मीटिंग किए बगैर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से लिए गए मुख्तलिफ फैसलों के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। धरने पर बैठेंगे और धरने से अगर बात नहीं बनेगी तो हम लोग आमरण अनशन पे चले जाएंगे। चूँकि वज़ीर आला ने एक तरफ मदरसे के तालीम पर तरजीह देते हुए हर तरह की सहूलियात दी और दूसरी तरफ ऐसे चेयरमैन को भेज दिया है जो मदरसे को बर्बाद करने पर तुले हुए हर तरह से। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।